हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज है हमारी ऑब्जेक्टिव सीरीज का 5वां दिन और इस 5वें दिन हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ और ऑब्जेक्टिव्स को देखने जा रहे हैं, जिनमें पहला ऑब्जेक्टिव आज की क्लास का है धातु जो HCl विलयन से H2 विस्थापित नहीं कर सकती। कौन H2 विस्थापित नहीं कर सकता? तो सिंपल सी बात है, HCl विलयन है उसमें से H2 कौन विस्थापित नहीं करेगा? ये आप लोगों को बताया गया है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं हाइड्रोजन को उसके अम्ल विलयन से विस्थापित कर देती हैं, लेकिन वे धातुएं जो हाइड्रोजन के नीचे हैं वे अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। तो हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं कौन सी होती, मैंने लिखाया है आपको, तांबा, पारा, चांदी। पंडित जी को देंगे प्लेट में सोना रखकर, उल्टे हैलोजन ले जाएंगे IBr ClF। इसके ऊपर का भी सॉन्ग है, इसके ऊपर का भी गाना है, ठीक है, जो कि आपको बताया गया है। लिखवा सर का नाम जी अलमन जिम्फे कर्टल कोनी सन की लेड है H2 यहाँ पर आता है, लेड है के बाद आता है तांबा, पारा, चांदी। पंडित जी को देंगे प्लेट में सोना रखकर, यानी इतनी जो मेटल्स हैं 6 धातुएं ये हाइड्रोजन के नीचे हैं और ये हाइड्रोजन के नीचे हैं, इसलिए इनकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम है। ये हाइड्रोजन को उसके अम्ल विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती। तो देखिए जिंक इनमें से है क्या? नहीं है। तो जिंक इसका मतलब हाइड्रोजन से ऊपर है, तो जिंक HCl विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी और क्या बनाएगी? ZnCl2। कापर विस्थापित नहीं कर पाएगी। हमारी जो यात्रा है, मंजिल है, वो यहीं पर समाप्त होती है। ये बिल्कुल सही आंसर है। हाइड्रोजन से नीचे है कापर कहाँ है? हाइड्रोजन से नीचे। कापर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए कापर अम्लीय विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। मैग्नीशियम इनमें से नहीं है, इसका मतलब H2 के ऊपर होगी। एल्यूमिनियम इनमें से नहीं है, इसका मतलब H2 से ऊपर होगी। क्लियर है? तो इसका मतलब जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इनका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होता है, इसलिए ये अम्लीय विलयन से हाइड्रोजन को अम्ल विलयन से विस्थापित कर देती हैं। लेकिन कापर का स्थान, ये जो कापर है, कापर भैया इसका स्थान कहाँ है? हाइड्रोजन के नीचे है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम है, इसलिए अम्लीय विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो ये रहा बच्चा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। कौन सी धातु ऐसी जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है? तो हमने आपको बताया है कि जो जितनी ऊपर वाली धातुएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल प्रवृत्ति, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तो ऊपर वाली धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल प्रवृत्ति होने के कारण ऊपर वाली धातुओं की ऑक्सीकृत होने की क्षमता अधिक होती है। तो यहाँ पर पूछा है धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। सरलता से ऑक्सीकृत कौन हो जाएगा? जो ऊपर होगा, सिंपल सी बात है। और आप लोगों को मैंने बनवाया है, चलिए यहाँ पर बनवा ही देते हैं। यहाँ पर चलिए यहाँ पे बना देते हैं। क्या बताया है मैंने आपके लिए? लिखवा सर का नाम जी अलमन जिम्फे कर्टल कोनी सन की लेड है। और फिर कौन आता है? तांबा, पारा, चांदी। पंडित जी को देंगे प्लेट में सोना रखकर उल्टे हैलोजन IBr ClF। आवर्त सारणी में ये उल्टे हैलोजन, आवर्त सारणी में F ऊपर होता है, उसके नीचे Cl, उसके नीचे Br, उसके नीचे I। यहाँ पर उल्टे रखे गए, उल्टे हैलोजन ले जाएंगे। तो आप देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब हमसे पूछा गया है धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। तो सरलता से कौन ऑक्सीकृत हो जाएगा? जो ऊपर होगा। तो सिंपल सी बात है, ऊपर वाली धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक है, इसलिए वो ऑक्सीकरण उसका आसानी से हो जाएगा। तो इनमें आपको क्या करना है? गाना गाइए। यही जो गाना आपको बताया गया है, गाना गाइए, क्रम बनाइए, ठीक है। ये मैं अक्सर बोलता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर देखिए, जब आप गाना गाओगे तो आपको क्या मिलेगा? लिखवा सर का नाम जी अलमन, एल्यूमिनियम पहले आ जाएगा, ठीक है, बाकी सब बाद में आएंगे। देखिए एल्यूमिनियम हमारा कहाँ है? एल्यूमिनियम हमारा ये है, और इसके बाद हमारा तांबा, पारा, चांदी, प्लेटिनम, ये सब कहाँ है? यहाँ है। तांबा, चांदी, प्लेटिनम ये यहाँ है।
तो सबसे ऊपर कौन है? एल्यूमिनियम है, इसीलिए ऑक्सीकृत होने की प्रबल क्षमता इसी में होगी। अगर ये गाना नहीं आता है तो इसको लिख लीजिए, मैं कितनी बार अभी बोल चुका हूं। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग ये वाला आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। तो देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखा जाए इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके आने के बहुत चांसेस रहते हैं, कॉम्पिटिशन्स में भी खूब जम के इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी अपक्रिया संभव नहीं है, कौन सी संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, कौन सी अपक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, तो संभव कौन सी नहीं होगी? अगर काम कायदे से हो रहा है, नियमानुसार हो रहा है तो वो संभव होगी। अगर नियम के विपरीत हो रहा है, नियम के विरुद्ध हो रहा है तो संभव नहीं होगी। क्या नियम है? ऊपर वाली धातु अपने से नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, यानी ऊपर वाली धातु अपने से नीचे वाली धातु को विस्थापित कर देगी। जैसे आयरन चाहे तो कापर को विस्थापित कर सकता है, लेकिन कापर चाहे कि आयरन को हम विस्थापित कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या हो रहा है, चल क्या रहा है। तो देखा जाए, कापर ने सिल्वर को विस्थापित कर दिया, कापर ने सिल्वर को उठाकर पटक दिया, सिल्वर ये जाकर के वहां गिरा जाकर के, तो कापर ने यहाँ कब्जा कर लिया, Cu यहाँ पर आ गया Ag के स्थान पर, और Ag को उठा करके धम्म से वहां पर फेंक दिया। ठीक है, ये Ag जाकर के यहाँ से धम्म से गिरा करके यहाँ पर, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि Cu Ag को उठाकर पटक दे? क्या ऐसा संभव है? यानी क्या Cu Ag को विस्थापित कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। Cu का स्थान ऊपर है, Ag का स्थान नीचे है, तो कापर की क्रियाशीलता अधिक है और सिल्वर की क्रियाशीलता कम है, इसीलिए कापर जो है सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर सकता है। तो यह अपक्रिया एकदम संभव है, यह अपक्रिया एकदम संभव है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमसे नहीं पूछा गया कि संभव कौन सी है, हमसे पूछा गया संभव कौन सी नहीं है, नहीं वाली ढूंढनी है। अब जरा देखिए, CaO और H2 ने CaO को अपचयित कर दिया, क्या ये पॉसिबल है? Fe से लेकर के Cu के तक के ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। Fe से लेकर के Cu तक के ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। कहाँ से लेकर के कहाँ तक के? Fe से लेकर के Cu तक के ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? H2 ने CaO कैल्शियम के ऑक्साइड को, अब कैल्शियम हमारा यहाँ पर है, कैल्शियम हमारा यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसकी इतनी हिम्मत यहाँ जाकर के इसको परेशान करे? इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये इसको कैल्शियम को जाकर परेशान कर पाए, हाइड्रोजन की इतनी हिम्मत नहीं है। हाइड्रोजन का स्थान कैल्शियम से काफ़ी नीचे है, हाइड्रोजन की क्रियाशीलता कैल्शियम से बहुत कम है, इसलिए जो कैल्शियम है वो तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है उसके अम्लीय विलयन से, लेकिन हाइड्रोजन कैल्शियम के ऑक्साइड को अपचयित कर दे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। तो यह अपक्रिया संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, और संभव नहीं ही पूछा है, इसलिए हमारा ये वाला आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। एग्जाम दे रहे हो तो आपकी जो यात्रा है यहीं पर समाप्त होती है। इस क्वेश्चन में आपको अपनी मंजिल मिल चुकी है, जो पूछा था वो मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर हम सीख रहे हैं, इसलिए हम बचे हुए 2 ऑब्जेक्टिव्स पर भी डिस्कस जरूर करेंगे। तो देखा जाए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CuO को अपचयित कर दिया, ऑक्सीजन इसका चला गया। अपचयन का मतलब क्या? ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है, तो CuO को अपचयित कर दिया, ऑक्सीजन चला गया, इसके H2 इसके ऑक्सीजन को उड़ा ले गया, H2 इसके ऑक्सीजन को अपने साथ दिए गया, H2O जल बना लिया इसने, और कापर अकेला यहाँ रह गया। समझ में बात आ गई? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि CuO को क्या H2CuO को अपचयित कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। H2 का स्थान ऊपर है और Cu का स्थान नीचे है, और मैंने अभी बोला भी Fe से लेकर के Cu तक के ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं, तो ये अपचयित कर देगा, यानी यह अपक्रिया भी संभव है, एकदम संभव है। क्लियर है? ये अपक्रिया भी एकदम संभव है। अगला देखिए, Fe प्लस H2SO4 और एरो FeSO4। अब देखो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर Fe है। Fe ने क्या किया? अम्लीय विलयन से H2SO4 से H2 को विस्थापित कर दिया। Fe ने H2 से कहा H2 उठो यहाँ से भागो, और Fe ने H2 के स्थान पर कब्जा कर लिया और H2 को उठाकर यहाँ पटक दिया, ये धम्म से आकर के यहाँ गिरा। ठीक है,
तो ऐसा क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि Fe का स्थान ऊपर है, H2 का स्थान नीचे है, Fe की क्रियाशीलता अधिक है, इसलिए Fe H2SO4 विलयन से, इसके अम्लीय विलयन से H2 को विस्थापित कर सकता है। तो ये भी अभिक्रिया एकदम संभव है, पॉसिबल है। इस तरह से क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहली अभिक्रिया संभव है, तीसरी अभिक्रिया संभव है, चौथी अभिक्रिया भी संभव है। हमसे कौन सी पूछी गई है? कौन सी संभव नहीं है? तो संभव कौन सी नहीं है? ये वाली संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन कैल्शियम को परेशान कर सके, हाइड्रोजन कैल्शियम को परेशान कर सके, ऐसा संभव नहीं है। हाइड्रोजन कितना नीचे है, कैल्शियम ऊपर है, कैल्शियम की क्रियाशीलता इससे कहीं ज़्यादा है, तो कैल्शियम तो इसको डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन इसको परेशान करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। अर्थात हाइड्रोजन कैल्शियम ऑक्साइड को अपचयित नहीं कर पाएगा। ठीक है, कैल्शियम की अपचय क्षमता अधिक है, हाइड्रोजन की अपचय क्षमता कम है। तो कैल्शियम हाइड्रोजन को अपचयित कर सकता है, हाइड्रोजन कैल्शियम को अपचयित नहीं कर सकता। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, महा इंपॉर्टेंट, इसको आप लगा लीजिए, महा इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, और अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उनको इसी तरह से किया जाता है। आपको देखना होता है कि उसने जो पूछा है, जो उसने रिएक्शंस दे रखी हैं, क्या वो नियम के अनुसार हो रही हैं या फिर नियम विरुद्ध हो रही हैं। अगर नियम विरुद्ध हो रही हैं तो संभव नहीं है, और नियम के अनुसार हो रही हैं तो एकदम संभव है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेल अभिक्रिया Zn प्लस 2Ag पॉजिटिव एरो Zn डबल पॉजिटिव प्लस 2Ag का सही प्रदर्शन है, का सही प्रदर्शन। अर्थात यहाँ पर क्या पूछा गया है? सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। न्यूमेरिकल्स में भी बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी, न्यूमेरिकल में भी पूछा जाता है, हर जगह इसको पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैसे ज्ञात किया जाएगा, बहुत ध्यान से समझिए। तो आपको मैंने बताया है कि सबसे पहले बीच में क्या रखते हैं, साल्ट ब्रिज रखते हैं। जो दो लाइनें होती हैं ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ये साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं। साल्ट ब्रिज जानते ही होंगे आप लोग। साल्ट ब्रिज क्या होता है? दो जो सेल होते हैं उनके बीच में इस तरह से लगा दिया जाता है, ये साल्ट ब्रिज। ये दो सेल हैं, ठीक है, ये दो सेल हैं आपके पास में, इन दो सेलों के बीच में साल्ट ब्रिज। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक उल्टी रिवर्स यू आकार की नली यहाँ पर लगा दी जाती है, और इसमें क्या भर दिया जाता है? इसके अंदर क्या भर दिया जाता है? क्या भर दिया जाता है पता ही होगा आप लोगों के लिए। KCl भर दिया जाता है प्लस अगार पदार्थ भर दिया जाता है। KCl के स्थान पर आप क्या ले सकते हो? KNO3 ले सकते हो, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 लिया जा सकता है, तो इनको भी ले सकते हैं। क्लियर है? तो साल्ट ब्रिज जो होता है, तो ये दो लाइनें यहाँ पर खींचते हैं, और दो लाइनों का मतलब होता है साल्ट ब्रिज। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इधर विलयन, इधर विलयन, विलयन रखा जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर इधर उधर इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए हम कैसे करेंगे इसको। मैंने एक बहुत ही अच्छा फार्मूला आप लोगों को बताया था, लोन, LOAN। लोन तो आप जानते ही हो, लोन तो हर किसी के यहाँ किसी कभी ना कभी लिया ही गया होगा। तो लोन क्या होता है? L का मतलब होता है लेफ्ट, और O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और A का मतलब होता है एनोड, और N का मतलब होता है निगेटिव। N का मतलब निगेटिव होता है। क्लियर है? L का मतलब लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड, N का मतलब निगेटिव। अर्थात लेफ्ट साइड में जो साल्ट ब्रिज है, इसकी लेफ्ट साइड में हम कैसे सेल को रखेंगे? ऐसे सेल को रखेंगे जिस पर क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। क्लियर है? अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है जरा देखिए। ऑक्सीडेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का निकलना, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना, अपचयन। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धनावेश आता है, इलेक्ट्रॉन जब जुड़ता है तो धनावेश कम हो जाता है, ठीक है, यानी ऋणावेश आ जाता है। या हम नॉर्मली कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण संख्या का घटना अपचयन कहलाता है। अब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या देखिए 0 से कितनी हो रही है? +2 हो रही है, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। अर्थात जो जिंक है इसका क्या हो रहा है? जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है,
जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब सिल्वर का क्या हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा, सिल्वर का अपचयन हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। तो ऑक्सीडेशन वाले सेल को यानी जिंक सेल को इधर रखा जाएगा और सिल्वर वाले सेल को इधर रखा जाएगा। सिंपल सी बात, बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है ये, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जिंक को हम इधर रखेंगे और सिल्वर को इधर रखेंगे, तो जिंक का विलयन पहले लिखा जाएगा, विलयन में क्या होंगे, आयन, यानी Zn डबल पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा और जिंक भैया यहाँ पर आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ सॉलिड और एक्वस ये भी लिख सकते हो। अब सिल्वर इलेक्ट्रोड इस साइड में रखा जाएगा, तो सिल्वर आपका यहाँ आ जाएगा, एक्वस और सिल्वर सॉलिड जो है बच्चा यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से ये सही सेल रिप्रेजेंटेशन है। आप देख लीजिए जो सेल रिप्रेजेंट किया गया है वो इस तरह से होना चाहिए। तो इस तरह का किसमें है, क्या इसमें है Ag पॉजिटिव, Ag इधर कर दिया लेफ्ट साइड में जिस पर रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। इसमें भी Ag लेफ्ट साइड में है तो ये गलत हो गया। इन दोनों में जिंक लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो इनको देख लीजिए, Zn डबल पॉजिटिव साल्ट ब्रिज, यहाँ तक कहानी ठीक है, लेकिन कहानी यहाँ पर आकर गड़बड़ा गई। साल्ट ब्रिज के पास में सोल्यूशन होगा, इन्होंने उसको उल्टा कर दिया, तो ये भी ऑप्शन हमारा एकदम गलत हो गया। और हमारा जो सही ऑप्शन है वो एकदम ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि साल्ट ब्रिज के इधर उधर कौन है, सोल्यूशन है, और उसके इधर उधर कौन है, इलेक्ट्रोड है। और इस तरफ कौन है, ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पर हो रहा है और सोल्यूशन, यानी जिंक का सोल्यूशन और जिंक का इलेक्ट्रोड। और इस साइड में कौन है, सिल्वर का सोल्यूशन और सिल्वर का इलेक्ट्रोड, क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, इस पर हो रहा है बच्चा रिडक्शन, और इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन वाले सेल को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, रिडक्शन वाले सेल को हमेशा राइट साइड में रखा जाएगा। तो हमारा ये वाला डी वाला जो ऑप्शन है एकदम करेक्ट आंसर है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये बहुत सारे बच्चों से गलती जरूर होती है, लेकिन अगर आपने आज का ये क्लास देख लिया है तो फिर आपसे गलती बिल्कुल नहीं होगी। और आप चाहते हैं कि आपके और दोस्तों को भी ये पता लग जाए कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो भैया ये वीडियो उनको भी शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखा जाए ये रहे अगले दो क्वेश्चंस। दो क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है उसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, तो शून्य होता है। आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो शून्य होता है, शून्य होता है। और आपको हम ये भी बता दें कि शून्य होता नहीं है, मान लिया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शून्य नहीं हो सकता किसी का, इसका मान लिया जाता है। और इसका जीरो मानकर इसी के सापेक्ष जो बचे हुए तत्व हैं, जो बची हुई मेटल एंड नॉन मेटल्स हैं, उनके इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं। इसको शून्य मान करके माना गया है, इसको माना गया है, ध्यान रखिएगा, माना गया है शून्य, ठीक है। होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा इसका भी, लेकिन मान लिया गया कि इसका शून्य है। और शून्य के सापेक्ष ही जो अदर एलिमेंट्स हैं उनके जो इलेक्ट्रोड विभव है वो दिए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आप लोगों के लिए। रो की एसआई इकाई है, एसआई इकाई है, तो रो बराबर क्या होता है, बहुत सिंपल तरीका है, ये सब मैंने आपको बताया। रटोगे तो पक्का भूल जाओगे यूनिट, इसलिए निकालना सीखो। रटोगे पक्का भूल जाओगे यूनिट, कुछ का कुछ लगा के चले जाओगे, इसलिए रटो नहीं, रटना मना है। ये लिखा हुआ देखिए, रटना मना है, एकदम मना है। रटने का कुछ है ही नहीं केमिस्ट्री में। आज तक अगर कोई स्टूडेंट स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पढ़ता है तो कोई नहीं कह सकता है कि सर ये चीज़ यहाँ पर रटनी पड़ रही है। कुछ भी रटने वाला नहीं, सब कुछ समझने वाला है, सब कुछ सीखने वाला है। रो बराबर क्या होता है, RA/L होता है बच्चा, RA/L। RA/L होता है तो बराबर क्या हो जाएगा, R का मात्रक क्या है, ओम है। R का मात्रक क्या है, ओम है। और A का मात्रक क्या है, अंग्रेजी में सब लिखा हुआ है इसलिए ओम अंग्रेजी में लिख लो, ओम है। A का मात्रक क्या होता है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, वर्ग सेंटीमीटर। और L का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर से इसका स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओम सेंटीमीटर बचेगा। तो ये इसका यूनिट होगा, ये इसका यूनिट होगा। यहाँ सेंटीमीटर दिया और सेंटीमीटर इनवर्स दिया है तो गलत हो गया। ओम सेंटीमीटर दिया है, गलत हो गया। ओम मीटर इनवर्स दिया है तो गलत हो गया। ओम मीटर अगर होता तो सही हो जाता ये,
सेंटीमीटर या मीटर भी आ सकता है, उसकी टेंशन ना ले। यहाँ पर ओम और मीटर दिया हुआ है, ओम और मीटर दिया हुआ, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ये करेक्ट आंसर है, यही बिल्कुल सही आंसर है। सेंटीमीटर की जगह पर मीटर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और ओम, ओम को हम क्या ऐसे भी, ये चिन्ह है ओम का, प्रतीक चिन्ह है, तो ओम मीटर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगेगी, इजी लगेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बशर्ते आप सीख करके पढ़ेंगे, समझ करके पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी क्लियर होने वाला नहीं है, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ये सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगेगा, और इतना बोरिंग लगेगा कि आपको ये लगेगा किसने बना दिया ये सब्जेक्ट, ठीक है। वैसे ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये रसायन शब्द का अर्थ है रस प्लस आयन। आयन रंगीन होते हैं, ठीक है, और रस का मतलब होता है मिठास, रंग और मिठास के विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो चलिए कुल मिलाकर के आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपने अगले सेशन में इसी प्रकार के और अच्छे बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में, ऑब्जेक्टिव सीरीज 6 में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।